तो अभी स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि है वर्नर थ्योरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भैया बने हुए हैं। वर्नर थ्योरी के बाद हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड उसके बाद देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने क्या बात की, सबसे पुरानी थ्योरी थी। इसने बोली कि किसी भी मेटल की दो वैलेंसी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बहुत ही आसान सी बात है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सिंपल सी बात। दो तरह की वैलेंसी की बात की, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिंपल बात याद रखो। कहीं पे भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक कॉम्प्लेक्स दिया है, आपको पूछा गया कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ, तो मतलब वो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने को बोल रहा है। प्राइमरी वैलेंसी बताओ, मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर। आपने सुना होगा पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, बट इसमें पोस्ट याद रखो, पोस्ट। पी प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिंपल सी इसकी ट्रिक रहेगी जो आपने हमेशा याद भी रखनी है। ठीक है, अगली बात मैं बताऊं तो सेकेंडरी वैलेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो एक्चुअल ज्योमेट्री हमें पता चलती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, वो सेकेंडरी वैलेंसी की वजह से पता चलती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CO NH3 6 एंड Cl3। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आपको पता है प्राइमरी वैलेंसी मतलब आपने क्या बताना है? आपने बताना है अच्छा, कई बच्चों को ना नंबर ऑफ आयन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आपको बताना है इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? CO का X मानो, NH3 6 है, NH3 पे चार्ज होता है 0, Cl 3 है, Cl पे चार्ज होता है -8, इक्वल टू में इस पूरे ऊपर चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, तो X इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो प्राइमरी वैलेंसी यहां से आ गई 3। मैं आपसे पूछता हूं सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। कितनी दिखाई दे रही है? 6। सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। ठीक है, अगली बात जो आपसे पूछी गई है कि एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे। इसमें बहुत से बच्चे हैंग हो जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस कितने बनने वाले हैं? फोकस करना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। Cl है 3, Cl कितने हैं? 3, और Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। 3 Cl है, तीनों पे चार्ज कितना होगा? -1। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आएगा? जब इन पे माइनस माइनस माइनस, तो इस पे टोटल आएगा +3। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने आयंस बने हैं? 1 2 3 और 1 4। ये पूरा एक पॉजिटिव आयन है। मतलब अगर इसमें टोटल आप काउंट करो कि चार्ज कितने 3+ है, बट ये पूरा एक पॉजिटिव आयन है। और नेगेटिव आयन कितने बने हैं? 3 बने हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक एग्जांपल समझो। मैं पूछता हूं NaCl में कितने आयन बने हैं? आप कहोगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बोले तो 2 आयन बने हैं। मैं आपसे पूछता हूं MgCl2 में कितने आयन बने हैं? इसको ब्रेक करो तो Mg2 पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होंगे। तो दिखाई दे रहा है, 2 तो नेगेटिव आयन बने हैं, 2 तो नेगेटिव आयन बने हैं और एक पूरा पॉजिटिव आयन बने हैं। तो टोटल कितने आयन बने हैं? 3 आयन बने हैं। ठीक है, अगर ये 1 मोल है तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ आयन बन गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं AlCl3 में कितने आयन बने हैं? Al पे 3 पॉजिटिव आएगा, Cl पे नेगेटिव आएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो टोटल 3 के नेगेटिव हो गई। तो टोटल आयन कितने बने? 4 बने हैं। इस तरह से देखो तो यहाँ पे कितने आयन बने हैं? 4 बने हैं। किसी बच्चे को डाउट था इसमें, तो नंबर ऑफ आयंस है 4। अब आपको ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री बता सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी से। 6 है तो कर दीजिए। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? NH3, फोकस कीजिएगा, NH3 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 NH3। अभी जरूरी बात कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, ये आयनाइजेबल होती है। कैसे होती है ये? आयनाइजेबल, आयनाइजेबल। एंड ये होती है नॉन आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, अब समझो इस बात को कि प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पूरी एक लाइन से ऐसे। तो इसी तरह से जो सेकेंडरी वैलेंसी हमने ऐसे दिखाई। प्राइमरी वैलेंसी
कैसे दिखाओगे? ये 3 की वजह से बन रही है प्राइमरी वैलेंसी, है ना, इन्हीं की वजह, यही रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी के लिए। तो इनको डॉटेड लाइन से कहीं भी लगा दो, जहां आपका दिल करे, कहीं भी Cl ऐसे, Cl ऐसे, इस तरह से समझ में आ गई है। इस तरह से आप वर्णन थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी बता सकते हो, सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हो, नंबर ऑफ आयंस बता सकते हो, आप ज्योमेट्री भी बता सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। या एक और एग्जांपल देखें, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बच्चों को उसमें भी कुछ डाउट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए अगला एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास ये है CO, फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, NH3 5 Cl एंड Cl2। बताइए, सबसे पहली बात आपने जो बतानी है वो बतानी है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है। CO को आप लोग x मानोगे, NH3 5 है, 0, Cl 1 है, -1, और ये -2 इक्वल टू 0, x कितना हो गया यहां से 3, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी 3। सेकेंडरी वैलेंसी इज नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 5 और 1 6 होगी। अब मैं सोचता हूं इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, देखिए CO NH3 5 Cl एंड Cl2, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे यहां से बताइए। अब इन दो Cl को तोड़ दो, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये चार्ज इधर भेज दो, इस पे कितना आएगा CO NH3 5 Cl, और इस पे चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव, है ना, यही आएगा। अब कितने आयंस बने हैं 1 2 और ये पूरा एक ही है, तो टोटल 3 आयन बने हैं। ये पूरा पॉजिटिव एक ही है, एक ही आयन के रूप में काउंट होगा। आप अगर इसकी मतलब बात करोगे कितना मैग्नीट्यूड है वो 2 है, बट ये पूरा कैटायन है एक ही, ये 2 अनायन है, तो टोटल आयन कितने बने हैं 3 बने हैं। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहां से, नंबर ऑफ आयंस बने हैं भैया 3। अगली बात जो आपसे पूछी गई है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसे पता लगती है, सेकेंडरी वैलेंसी से, और सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये NH3 कहीं भी लगा सकते हो आप, जहां भी लिख करें NH3 ये तो 5 हुए, एक और भी तो है अंदर Cl भी है, और ये दो है, ये रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी वैलेंसी के लिए। बट हम देख रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए 3 रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी वैलेंसी के लिए 3 रिस्पॉन्सिबल है, एंड प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है आयनाइजेबल, जिसे आप डॉटेड बॉन्ड से दिखाते हो, समझ रहे हो बात को। ये भी Cl प्राइमरी वैलेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, जो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी रोल प्ले कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रोल प्ले कर रहा है, तो दोनों चीजें दिखाएंगे, बट ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। क्लियर हो गई है बात, होप की हो गई होगी, या अभी भी डाउट बचा हुआ कुछ, बोलो भाई, डाउट तो एक क्वेश्चन और देखने या नहीं देखें, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपसे। मैं बोलता हूं CO NH3 Cl3, ये इसमें बताइए क्या है। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकलेगी, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होती है प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप फोकस कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट X, ये 3 ये 0, ये Cl3 है, Cl पे -1 होता है, इक्वल टू पूरे पे 4 0, X इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी, कुछ भी हो सकती है, किस्मत अच्छी है, बार बार 3 बन रही है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी यहां से, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बैठे हैं, 3 और 3 6, सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे, आयनाइजेबल भी होना चाहिए कुछ, आयनाइजेबल होते हैं जो स्फीयर के बाहर है, जो टूट सकते हैं, अब कोई भी नहीं है जो टूट सकता है, तो यहां से नंबर ऑफ आयंस कितने बने बताइए तो जरा, नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे यहां से 0। अब आपसे बोलता हूं इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी से बताते हैं जो कि 6 है, तो कर दीजिए CO, तो कहीं भी कुछ भी लगा दो आप, ठीक है, जैसे आपने लगा दिया कुछ भी, Cl NH3 NH3 NH3,
ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, सेकेंडरी वैलेंसी से ही ज्योमेट्री भी पता लगती है, तो हमने फुल वाले बॉन्ड दिखा दिए। बट प्राइमरी वैलेंसी 3 है, उनके बॉन्ड भी दिखाने हैं, और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 3 Cl, इनकी वजह से ही बन रही है इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3, तो उनको डॉटेड लाइन से दिखाओगे आप कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोगों ने दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आए हैं वो भी चेक कर लो आप, फिर ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। लाइक आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, PdCl2 एंड 4NH3, वो बोल रहा है कि आपने इसमें AgNO3 डाला और बोल रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl बने, AgNO3 डाला और 2 मोल्स ऑफ AgCl बने। AgCl कब बन सकते हैं? वो भी 2 मोल, जब 2 Cl टूट सकते हो, और मैंने आपको पहले बताया स्फीयर के अंदर नहीं टूट सकता कुछ भी, स्फीयर के अंदर नहीं टूट सकता, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं टूटेगा, बाहर टूट सकता है। यानी ये कुछ ऐसे रहा होगा, PdNH3 4Cl2। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन ये आया कि आपने फुल AgNO3 डाला, इतना AgNO3 डाला कि 2 मोल AgCl बन गए, 2 मोल्स ऑफ AgCl बन चुके हैं। 2 मोल्स ऑफ AgCl बनने का मतलब क्या है कि 2 Cl आयनाइजेबल है, आयनाइजेबल का मतलब है वो टूट सकते हैं, टूट सकते हैं मतलब वो बाहर बैठे हुए हैं। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 4 हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इससे थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। PtCl2 2NH3, इसमें हमने फुल AgNO3 डाला, इतना डाला और 0 मोल AgCl बन गए, मतलब AgNO3 आपने फुल डाल दिया, फुल, बट AgCl नहीं बना। AgCl कब बन सकता था? जब Cl आयनाइजेबल होते, टूट सकते, टूट सकने का मतलब वो बाहर होते। इसका मतलब क्या है कि Cl बाहर नहीं है, तभी AgCl नहीं बन पाया, मतलब वो Cl अंदर है। कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा, PtCl2 NH3 ट्वाइस। अब मैं आपसे पूछूं यहां से सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? सॉरी गलती हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 4। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बताया ना, पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, वो 4 हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी यहां से 4 हो गई। क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, सो दैट कि पता चले बच्चों ने कितने अच्छे से किया है। आप लोगों ने मुझे बताना है यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। आपके पास है NiCl2.6H2, आपने इसमें AgNO3 डाला और यहां से आप कामयाब रहे हो 2 मोल ऑफ AgCl बनाने में। ठीक है, अब आपको बताना 2 मोल अगर AgCl बने तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने बताना है। चलिए अभी नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, सबसे ज्यादा सच्चाई था तुम आपको। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन बताने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री बताने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैग्नेटिक कैरेक्टर बताने में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये दे देती है। ये थ्योरी क्या मान के चलती है कि मेटल के बीच में और लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और मेटल क्या करता है उन लिगेंड्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल दिखाता है कि आओ आप इलेक्ट्रॉन दो, हमारे पास जगह है। इस तरह से वो लिगेंड अपने लोन पेयर को देता है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक बात आप जरूरी जान लें कि कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, CN हो गया, CO हो गया, NH3, these are strong ligands, these are strong ligands which force unpaired electron, which force unpaired electron to become paired। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बना देंगे? पेयर्ड बना देंगे। अगली बात करें मैग्नेटिक कैरेक्टर की, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिक एंड सेकंड इज, वैसे तो 5 तरह का होता है बट इस यूनिट में हम 2 ही तरह का डिस्कस करेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड
डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है। ओके, एंड जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायामैग्नेटिक। जिसके पास भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो डायामैग्नेटिक होगा। ओके बात। इसके बाद आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो। मैग्नेटिक, अगर कोई चीज पैरामैग्नेटिक है तो उसमें आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय म्यू एंड फॉर्मूला रहता है इसका √n इंटू n प्लस 2। n का मतलब यहां पे रहता है नंबर ऑफ अनपेयर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड यूनिट होती है इसकी बीएम। बीएम बोले तो बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है। अगली चीज हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री अगर आपको बतानी है तो देखिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे या 6 पे डिस्कस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है 4 के लिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको, बहुत आसान है। 4 के लिए क्या हो सकती है? DsP2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, d2sp3 हो सकती है, sp3d2 हो सकती है। बात करें तो इसे क्या बोलेंगे? अगर ये है तो ज्योमेट्री क्या होगी? यहां पे dsp2 है तो ज्योमेट्री क्या होने वाली है? ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ये है sp3 आ गई हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। d2sp3 sp3d2 है तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। एक दिख रहा है आपको डी अंदर की तरफ है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर sp3d2 है, डी बाहर की तरफ है, तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डी ब्लॉक से होती है। कौन सी होती है वो? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये दो स्पेशल केस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आप सभी को आती है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? AR18 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5। इसमें 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 एंड यहाँ पे 4s2 3d10। ये दोनों स्पेशल केस हैं, क्रोमियम और कॉपर। इनके 4s में 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक सा, तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। कर लिया? कर लिया होगा नोट? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पे मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपको। क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाओगे इसके? मैं 1-2 क्वेश्चन से समझा देता हूं आपको अच्छे से। जैसे आपके पास ये है FeCN6, सारे क्वेश्चंस का आंसर देखता हूं, एक बात समझ लीजिए। FeCN6 3 नेगेटिव है। अच्छा सबसे पहले इसका नाम कर लें, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनिडो फेरेट। पता होगा फेरेट क्यों लिखेंगे? फेरेट कोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रखा है। और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? आयन लिखेंगे। Fe को x मानना, Cn6 है, Cn पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू में -3, x -1 उधर जाके +6, 6 - 3, 3 आ गया। ये सरल है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी सी बात? आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होगा? तो आपके पास है Fe और Fe पे चार्ज है 3+। कैसे पता लगता है चार्ज 3+ है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जस्ट स्टडी की। AR18
3d6 4s2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। 18 6 24 और 2 26। अब 3 प्लस है, 3 प्लस बोले तो 3 माइनस, माइनस पहले किस में से करोगे, एस में से, 4s 0 और डी में कितने हो जाएंगे 5। 3 प्लस है तो 3 माइनस करना है ना, पहले वो एस में से होगा फिर डी में से होगा। अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 में डी है, सॉरी डी में 3d में 5 है, यह 3d, फोकस कीजिएगा, यह है 4s और यह है 4p। अभी हम बात करें सिर्फ Fe के इलेक्ट्रॉन्स की, अभी लिगेंड्स की एंट्री नहीं हुई है। लिगेंड्स के लिए तो Fe को वैकेंट ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहां पे एंट्री होती है किसकी, लिगेंड्स की, ये है FeCN6 3 नेगेटिव। अगर आपको पता हो लोन पेयर देते हैं, लिगेंड्स क्या देते हैं, पेयर, जोड़ा आता है, तो एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक लिगेंड आता है, एक लिगेंड आता है, और CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हम क्या लिखेंगे, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, विच फोर्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू बिकम पेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए पेयर कर दीजिए, जो भी अनपेयर है पेयर कर दो, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये फोकस करना, ऐसे कुछ ऐसे, ये इधर आ गया पेयरिंग हो गई, ये इधर आ गया ये पेयरिंग हो गई, और ये इधर 5 इलेक्ट्रॉन है अभी। अब आपने बनने लिगेंड्स, लिगेंड्स को ऐसे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2, ये है 3d, ये है 4s, यहाँ पे एक लिगेंड आ गया, और ये है 4p, यहाँ पे कितने लिगेंड आ गए, 3। कितने लिगेंड्स भरने थे टोटल, हमने 6 भरने थे, 1 2 3 4 5 6 लिगेंड हमने भर दिए। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3, क्या है, D2sp3, D में 2 गए, S में 1 गया, P में 3 गए, D2sp3, ठीक है। हम आपसे पूछता हूं कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी शेप क्या है, इट इज ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेगा, ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा। अगली बात आपसे पूछ ली कि इसका मैग्नेटिक करैक्टर कैसा है, मैग्नेटिक करैक्टर कैसा रहेगा इसका, पैरामैग्नेटिक। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक, बताइए जरा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपने सारे आंसर इसको देख के करने हैं, एक अनपेयर है, एक भी अगर अनपेयर है तो वो पैरामैग्नेटिक है। तब आप इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लोगे, म्यू, फॉर्मूला क्या रहता है म्यू का, √n × n+2। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके पास अनपेयर, 1 है, तो n की जगह पे आप 1 पुट करोगे, 1 × 1+2 कितना हो गया, 3 × 1 √3bm। क्या रहेगा, √3bm, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं अनपेयर कितने हैं, 1 है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आपने लिगेंड्स की फीलिंग के लिए अंदर वाला डी यूज किया है, सर बाहर वाला डी कौन सा होता है, वो भी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। अभी आपने अंदर वाला डी यूज किया है, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। समझ में आया, चिपका दो जल्दी से, ठीक है। चलिए जब पॉज करके नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाम क्यों करवाया है, तो कई बार नाम भी पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी जैसा एक और, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, फील गुड वाला फैक्टर आएगा। जैसे कि आपके पास ये है FeH2O6 and 2 पॉजिटिव, FeH2O6 2 पॉजिटिव। नाम कर लोगे, क्या होगा इसका नाम, हेक्सा एक्वा। अच्छा जो आपने हेक्सा लिखा तो एक्वा का ए नहीं कटेगा, किसी का भी नहीं कटेगा, ठीक है। हेक्सा एक्वा। Fe को क्या बोलेंगे, आयरन, ना कि फेरेट, आयरन बोलेंगे। लास्ट में आयन लिखोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से 2 आ जाएगी। Fe2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट करो, एटॉमिक नंबर 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ar18 4s2 3d6। अभी 2+ है तो 2 माइनस कर दो, माइनस होंगे S में से। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, डी में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और यहां पर है 6। इसके बाद 4s, 3d के बाद कौन आता है
4s आता है, 4s के बाद कौन आता है, 4p आता है, 4s 4p, 4p के बाद कौन आएगा, 4d। क्यों आ रहा है सर 4d? ये हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए Fe2+ के। अगर मैं यहाँ पे अभी किसकी एंट्री करवाना चाह रहा हूं, लिगेंड्स की, तो मैंने आपको बताया CnCO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो ये इनको पेयरिंग पे मजबूर नहीं कर सकता, वो ऐसे ही रहेंगे। तो लिगेंड्स को चाहिए खाली ऑर्बिटल, तो लिगेंड्स यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अगर मैं आपसे भी पूछूं हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक तो S में गया है, P में कितने लिगेंड्स गए हैं, 3 sp3, D में कितने गए हैं, 2 sp3, D2 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री क्या होगी, क्या होगी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इसकी रहेगी ऑक्टाहेड्रल। मैं आपसे पूछता हूं ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, आपको दिखाई दे रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर सारे पेयर्ड है ना तो डायमैग्नेटिक होता है, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है, जबकि इसमें तो बहुत सारे हैं, ये है पैरामैग्नेटिक। मैं आपसे पूछता हूं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, √n × n+2, n इज नंबर ऑफ अनपेयर, अनपेयर कितने हैं 4 हैं, 4 × 4+2, 4 2 6 चौका 24, √24 bn। मैं आपसे पूछता हूँ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल है कि आउटर ऑर्बिटल है, तो आपको दिखाई दे रहा है लिगेंड्स की फीलिंग के लिए बाहर वाले डी का यूज किया गया है, अंदर वाले का नहीं। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन, हाई स्पिन। हाई स्पिन कहते हैं जिसमें अनपेयर ज्यादा हो, जिसमें अनपेयर ज्यादा हो, हाई स्पिन उसे कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, अनपेयर बहुत ज्यादा है तो इसे कहेंगे हाई स्पिन। क्या कहेंगे इसे, हाई स्पिन। जो वीक लिगेंड्स होते हैं ना वो जनरली हाई स्पिन बनाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। चिपका दो इसे। चलिए तो अभी बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अलग है, सबसे अलग है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसमें माना जाता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, यहां पे इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, या कह लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम को और लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस माना जाता है। अब देखो दो तरह के लिगेंड्स हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो नेगेटिव लिगेंड्स या कह लीजिए अनायनिक लिगेंड, और दूसरे वाले न्यूट्रल लिगेंड्स। दो तरह के लिगेंड देखें, अनायनिक एंड न्यूट्रल। अनायनिक हमें पता है जिसमें लिगेंड पे प्योर नेगेटिव चार्ज है, लाइक ये है मेटल और इसके साथ Cl है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इसे कहेंगे आयन आयन इंटरेक्शन। वो हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसे बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन। समझ मेरी बात को। और अगर न्यूट्रल की बात करते हैं, न्यूट्रल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे Cl है था, अनायनिक में Br हो गया, F हो गया, ये सब अनायनिक थे। न्यूट्रल में क्या हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे H2O हो गया। तो यहां पे हम चलें, जैसे हमारे पास NH3 है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, बट कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकता प्योरली आयनिक नहीं हो सकती, प्योरली नॉन आयनिक नहीं हो सकती। इसमें डाइपोल क्रिएट हो सकते हैं, इस पे पॉजिटिव आएगा, इन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से इस पे आएगा नेगेटिव, और इसका नेगेटिव एंड मेटल के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसे बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या है, प्योर नेगेटिव है, मेटल पे हमें पता पॉजिटिव होता है, ये आयन आयन इंटरेक्शन है, और ये है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अगली बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल को लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लिगेंड्स उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, देते हैं, अपने साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। उससे पहले जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है उसे बोलते हैं डी जनरेट डी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसे, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, डी जनरेट डी ऑर्बिटल। वैसे मैंने पूरे कंसेप्ट है 1 घंटे का करवाया हुआ है, बट अभी शॉर्टकट में निपटाएंगे। डी जनरेट डी ऑर्बिटल बोलते हैं। डी जनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, हैविंग सेम एनर्जी, ऑल ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। सभी के सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है।
ठीक है। अब अगर अगली बार मैं करूं दैट की डी की शेप क्या होती है, डी की शेप होती है डबल डंबल। क्या होती है? डबल डंबल। ठीक है। और कौन कौन सी होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर। एक्स वाई का मतलब क्या है? जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनके बीच में डंबल बनेगा। ठीक है। वाई जेड का मतलब क्या है? जैसे ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इनके बीच में डंबल बनेगा। जेड एक्स का मतलब क्या है? जैसे ऐसे है, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में डंबल बनेगा। अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऑन दी एक्सिस डंबल बनेगा, एक्सिस के ऊपर डंबल बनने वाला है। ठीक है। और डी जेड स्क्वायर में क्या होता है? यहीं पे इस तरह से जेड की शेप होती है। ये जो है ये एक्सिस पे है, इनके जो लोब्स हैं वो हैं ऑन दी एक्सिस। कहां पे है? ऑन दी एक्सिस। और इनके जो लोब्स हैं वो हैं बिटवीन दी एक्सिस। क्या है? बिटवीन दी एक्सिस। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिगेंड्स अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, तो वहां पे डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इनको डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये जो बिटवीन दी एक्सिस बनते हैं इन्हें बोलते हैं T2G। ये तीन है ना, तो इनके लिए तीन अक्षर होते हैं। और इन्हें बोलते हैं EG। क्या बोलते हैं? EG। दो है ये, तो दो अक्षर होते हैं। तो इनकी स्प्लिटिंग होती है, फोकस कीजिएगा। और ये स्प्लिटिंग से ही सारे क्वेश्चन है। मैं सारे का सारा कंसेप्ट आपको नहीं बता रहा हूं, शॉर्टकट में निपटाते हैं क्योंकि वो पूछा भी जाएगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो भैया ये है आपके पास डी जनरेट डी ऑर्बिटल, फोकस कीजिए, ये है डी जनरेट डी ऑर्बिटल। और हम दो तरह के केस में पढ़ते हैं इसे, या तो ऑक्टाहेड्रल के केस में या टेट्राहेड्रल के केस में। सर स्क्वायर प्लेनर में नहीं पढ़ते, हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में पढ़ेंगे और इसमें स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होती है। शॉर्टकट याद रखना आपने, ओ ओ जाने जाना नहीं याद रखना, ओ ओ टी टी, ओ ओ टी टी, ओ ओ ओ ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस ऊपर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में ऑन द एक्सिस वाले ऊपर जाएंगे। ठीक है। और टेट्राहेड्रल में कौन ऊपर जाएगा भाई? टेट्राहेड्रल में टी टू जी वाले ऊपर जाएंगे। T2G वाले ऊपर जाने का मतलब है मेरा कि तीन ऊपर जाएंगे और दो नीचे रहेंगे। टेट्राहेड्रल के केस में ये वाले ऊपर जाएंगे, शॉर्टकट याद रखिए, ओ ओ टी टी, ओ ओ टी टी। इन्हें क्या बोलते हैं? इजी। इन्हें बोलते हैं T2G। सिमिलरली यहाँ पे T2G और ये है इजी। उल्टा हो गया इसका, ये लेवल 0 है, यहाँ पे इसे बोलते हैं बैरे सेंटर। क्या बोलते हैं? बैरे सेंटर, जहां पे एनर्जी 0 है। अब ये जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इनके बीच का ये जो एनर्जी गैप है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यहां पे जो स्प्लिटिंग हुई है इसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर डेल्टा टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टी फॉर टेट्राहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इनकी कुछ एनर्जी होती है, इनकी जैसे दो है ना, इनकी कुछ एनर्जी होगी। इनकी एनर्जी होती है 3/5 और इनकी एनर्जी होती है 2/5। जो दो है वो 3/5, जो तीन है उनकी 2/5। इसको माइनस में क्यों रखा? कोई 0 से नीचे है, ये 0 से ऊपर है, दैट्स व्हाई इनको प्लस रखा। सेम बात यहां पे भी रहती है। ये दो है तो 3/5, नीचे है तो माइनस, ये ऊपर है और तीन है तो 2/5 एंड प्लस में होंगे। क्लियर है? ये होती है भैया इनकी स्प्लिटिंग। हाँ, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ गया तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है। ये वीक लिगेंड की बात कर रहा हूं। एक और फंडा समझो। ठीक है। क्वेश्चन भी देखेंगे, क्वेश्चन कैसे लगाओगे आप लोग। एक दो क्वेश्चन भी सिखाऊंगा मैं आपको। ओके, यहां पर कुछ नहीं है, नहीं ये होता है ना डेल्टा ओ, इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
कई बार ये होती है ग्रेटर देन पी और कई बार ये होती है लोअर देन पी। डेल्टा ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर ये पी से ज्यादा है मतलब यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लो स्पिन नहीं बनेगा, लो स्पिन ही बनेगा। कैसा बनेगा? लो स्पिन। कैसा बनेगा? लो स्पिन। और अगर ये डेल्टा ओ एनर्जी कम आ रही है, क्योंकि देखो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ना उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करवा देते हैं वो। और यहाँ पे पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, जो बहुत कम एनर्जी देते हैं, बहुत कम स्प्लिटिंग करवा पाते हैं। तो वो कैसे लिगेंड्स बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सर ये कैसे समझे हम? हाई स्पिन क्या है, लो स्पिन क्या है? लो स्पिन हाई स्पिन मैं आपको बता के आया हूं। लो स्पिन हाई स्पिन मैंने आपको बताए हैं उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। लो स्पिन किसे कहते हैं? जिसमें पेयर ज्यादा हो। हाई स्पिन किसे कहते हैं? जिसमें अनपेयर ज्यादा हो। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास है, फोकस कीजिएगा मेरी बात पे, आपके पास है FeCN6 और 3 नेगेटिव है। FeCN6 3 नेगेटिव है। यहां से अगर आप Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगी? Fe3 पॉजिटिव हो जाएगी। और आपको पता है दैट कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 3 प्लस होगी। कॉन्फिगरेशन क्या होगी इसकी? डी में 5 होंगे। समझ रहे बात को? डी में कितने होंगे? 5 होंगे। अब Cn6 था, ऑक्टाहेड्रल था। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होगी भैया? फोकस कीजिए। स्प्लिटिंग कैसे होगी? ऑक्टाहेड्रल में O ऊपर होता है, O ऊपर, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगी, कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने फिल करने हैं। फिल करो। 1 2 3। अब मुझे बताओ कि जो नया इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाना पसंद करेगा, नीचे रहना पसंद करेगा? क्योंकि Cn ने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग करा दी बहुत ज्यादा। तो जो नया इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस सी बात है ऊपर नहीं जा पाएगा भाई, उसकी मजबूरी है, उसे कहां रहना पड़ेगा? नीचे रहना पड़ेगा। कहां रहना पड़ेगा? नीचे रहना पड़ेगा। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना है? हाई स्पिन बना है, लो स्पिन बना है। अब देखो तो 2 पेयर है, 1 अनपेयर है। जब पेयर ज्यादा हो जाते हैं तो वो कैसा बनता है? लो स्पिन बनता है। कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है? इट इज पैरामैग्नेटिक। ये कलर्ड है, कलरलेस है? यहां से देखो तो ये कलर्ड है। यहां से आपको CFSE भी निकालनी आएगी। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे निकालोगे? आप इनकी एनर्जी देखो कितनी होती है। इनकी एनर्जी होती है -2/5। -2/5 से मेरा मतलब है -0.4। इंटू में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो एनर्जी कितनी बन गई? -2.0। आ रहा समझ में? आ रहा है? नहीं आ रहा? एक और एग्जांपल देखें। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है बच्चों, जैसे कि हमारे पास ये है Fe F6 3 नेगेटिव। क्या करोगे? Fe F6 3 नेगेटिव है। वही बात होगी, Fe3 प्लस आएगा यहां से, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। बट आपके पास जो लिगेंड है वो F है, FeF। तो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, स्प्लिटिंग तो ये होगी, बट जो गैप होगा वो बहुत कम हो गया होगा आपकी बार। आपके पास कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाए। स्प्लिटिंग तो यही होगी। ओ में ऑन द एक्सिस वाले ऊपर, ऑन द एक्सिस वाले कौन से होते हैं? dx² - y² एंड dz²। लिख भी लेना इनको, dx² - y² एंड dz², इस तरह से। ठीक है, और इसको नीचे लेके आओ, बहुत ज्यादा गैप हो गया ना। बहुत कम गैप होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, वीक फील्ड लिगेंड आया, फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग बहुत कम करवा पाता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले नीचे जाएंगे, कम एनर्जी में जाएंगे। जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? देखिए हर कोई रहना सिंगल चाहता है आजकल, ठीक है, खुश रहेगा ज्यादा, बट वो गैप बहुत ज्यादा था तो मजबूरी होगी, उसे नीचे ही रहना पड़ गया। तो यहां पे वो थोड़ी सी एनर्जी और देगा, ऊपर जा सकता है इस केस में। अब आप देखो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है हाई स्पिन है, आप खुद बताओ।
यहाँ पे सारे एम्पेयर हैं। ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकलेगी, क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, म्यू इज इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू ना, नंबर ऑफ एम्पेयर कितने हैं 5, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्पेयर, 5 प्लस 2 यानी कि रूट 37 BM। ठीक है, 37 आए। हाँ जी, अब आपने CFSE निकालनी है। CFSE निकाल लो। नीचे वालों की एनर्जी कितनी होती है, 3 की एनर्जी होती है 0.4 और 2 की एनर्जी होती है 0.6। तो ये माइनस 0.4 इंटू में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, प्लस ऊपर वाले की एनर्जी कितनी है 0.6 इंटू में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, कर दो 1.2 माइनस 1.2 एंड प्लस 1.2, एनर्जी कितनी आ गई 0 आ गई। कुछ भी आ सकती है। ठीक है, CFSE कुछ भी आ सकती है। क्लियर हुई भैया? तो ये बात है, इस तरह से आप सारे के सारे क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से लगा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो यही था, इसको अच्छे से देखो, क्वेश्चन लगाओ, कुछ भी डाउट बनते हैं वो बताओ कमेंट में भी। अभी करते हैं इस चैप्टर के जो थोड़े से बचे हुए टॉपिक हैं, कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसे होता है कि कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। तो 2 तरह से क्लासिफिकेशन हो सकता है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक किसे कहते हैं, जिसमें एक ही जैसे लिगेंड हो, जैसे कि आपके पास हो गया FeCN6, जिसमें सिर्फ एक ही जैसे लिगेंड्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं होमोलैप्टिक। FeCN6 3 नेगेटिव हो गया, या फिर आपके पास दूसरा है FeCl2Br2I2 3 नेगेटिव। अब इसमें चेक करो तो इसमें सिर्फ एक ही जैसे लिगेंड है, इसमें कई तरह के लिगेंड्स लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। उसके बाद होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेस पे, चार्ज के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन की जा सकती है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, कटायनिक कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अनायनिक जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे यही है जिसमें कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसे कहेंगे अनायनिक। कटायनिक किसे कहेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, लाइक FeEm3 एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया 3 पॉजिटिव। ठीक है, और न्यूट्रल किसे कहेंगे, जिसमें कोई चार्ज ना आए, लाइक FeCl3NH3। अपनी तरफ से एग्जांपल मान लें, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है वो होता है न्यूट्रल, जिसमें चार्ज हो पॉजिटिव कटायनिक, जिसमें नेगेटिव हो वो होता है अनायनिक। अगली बात करें तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। डबल साल्ट नाम से क्लियर, 2 साल्ट मिक्स हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा साल्ट को मिक्स किया गया है इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, समझते हो, इक्विमोलर का बराबर मोल लिए गए हैं। इसमें बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होती है और इसका बॉन्ड होता है किसके साथ, लिगेंड्स के साथ। कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है मोर साल्ट, आप स्कूल में पढ़ोगे भी। क्या फॉर्मूला होता है, FeSO4 NH2 NH4 twice SO4 and 6H2O। और इसका एग्जाम्पल K4 FeCN6। अगर इनकी बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, पाए जाएंगे और रहेंगे। अगर मैंने इसको पानी में, और ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में भी और इनके एक्वस सॉल्यूशन में भी। डबल साल्ट की बात करें तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं कंप्लीटली इनटू आयंस, और ये डजंट डिसोशिएट कंप्लीटली, ये पूरी तरह से नहीं टूटते हैं। बताया था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सुरक्षा कवच का काम करता है, ये टूटता नहीं है इसके। ठीक है, अगली बात करें, हमने बात कर ली कि ये पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है, वो आयंस में नहीं टूटता।
तो जिनसे वो मिलके बना है, जब वो उनके अंदर टूट जाएगा तो उनके पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है। मतलब इसको मैं पानी में डाल के इस पे कोई ऐसा टेस्ट लगाऊं जो मुझे बता रहा हो कि Fe है या नहीं है, तो ये पॉजिटिव शो करेगा कि हाँ इसके अंदर Fe है। बट अगर मैं इस पे लगाऊं टेस्ट, इसको पानी में डाल के Fe वाला टेस्ट लगाऊं, तो ये Fe को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नहीं टूट रहा, वो उसको बचा के रखेगा, तो वो नेगेटिव टेस्ट देगा, या कह लीजिए दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था जी वन शॉट किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। आई होप कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। टारगेट रखते हैं, छोटा टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे पूरा कर दोगे। कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में बताओ, इससे रिलेटेड है, और किन किन चैप्टर्स के वन शॉट चाहते हैं वो भी बताओ। सुपर रिवीजन बैच बहुत अच्छे से जा रहा है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कीजिए, गारंटीड 80+ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन कर लिया उससे पूछिए कि उसकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।